नमस्कार, मैं सुखदेव गुलेरी डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन क्लाइमेट यानी कि भारतीय जलवायु। और भारतीय जलवायु के अंदर हम लोग भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय मॉनसून है और इसकी उत्पत्ति है और इससे संबंधित जो जितने भी सिद्धांत है, या हम कहें कि जलवायु जो टॉपिक है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें। एक बार में ना समझ में आए तो दो बार में देखें। अगर कोई चीज ना समझ में आ सकती है, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप लोग कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय जो जलवायु है और इसके अंतर्गत जो मानसून की उत्पत्ति है उसमें हम लोग अगला सिद्धांत पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय मानसून की उत्पत्ति के आधुनिक विचार। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत या विचारधारा। आधुनिक सिद्धांतों के अंदर या आधुनिक विचारधाराओं के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था तिब्बत का पठार, कि तिब्बत का जो पठार है वो भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। तिब्बत के पठार से गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठती है जिनको हम लोग पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलते हैं, और वो हवाएं जो है वो हिंद महासागर में उतर करके भारतीय मानसून पवनों को गति प्रदान करती है। तो अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांतों में जो दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून पर जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जेट स्ट्रीम होती क्या है हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो जेट स्ट्रीम है ये एक ऐसी हवा है या ऐसा एक प्रवाह है जो जमीन पर नहीं बहती, ये हमारे वायुमंडल में यानी कि हमारे सौरमंडल में बहती है, लेकिन इसका प्रभाव धरातल पर पड़ता है। और पिछले कुछ 100 से या पिछले 40-50 सालों में इसके बारे में जो है वो पता चला है कि जेट स्ट्रीम किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो इसका प्रभाव जो है वो क्या होता है मानसून पर या भारतीय जलवायु पर, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है, कहां से पैदा होती है, इसकी खोज कब हुई थी और ये किस प्रकार से बहती है और किन किन क्षेत्रों में बहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम की खोज की। जेट स्ट्रीम जो है इसकी खोज सबसे पहले 1939 से 1945 के दौरान हुई थी, यानी कि हम कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा जो विश्व युद्ध था 1939 से 45 के बीच में, इस दौरान जो है वो जेट स्ट्रीम की खोज हुई थी। उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो वास्तव में मित्र देशों और जर्मनी और जापान के बीच था। जर्मनी और जापान देशों ने, रूस है, अमेरिका है, इन देशों के ऊपर अटैक किए थे। उसके बाद इन देशों ने इनके ऊपर वापसी अटैक किए थे और लगभग 6 साल ये लड़ाई चली थी। और अंत में हिरोशिमा और नागासाकी इन दो नगरों पर, जो जापान के 2 नगर थे, 1945 में पहली बार परमाणु बम डाले गए और उसके बाद में ये लड़ाई जो है वो बंद हो गई थी। जापान और जर्मनी ने हार मान ली थी। तो ये जो लड़ाई है वो जब चली थी तो इसमें क्या था कि अमेरिका के यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के लड़ाकू विमान जो है, लड़ाकू विमान वो जापान बम बरसाने के लिए जाते थे। यूएसए के लड़ाकू विमान जो है जिनको हम बोलते हैं जेट विमान, ये विमान जापान पर बम बरसाने के लिए जाते थे और जापान पर बम बरसाने के बाद में ये वापस अमेरिका आते थे। फिर वहां से फिर लोडिंग करके बम लेकर के फिर जापान जाते थे। फिर यानी कि इनका जो ये जो लड़ाकू विमान या जो जेट विमान थे, इनका जो ये जो क्रिया थी वो लंबे समय तक चली थी। और उस दौरान इन लड़ाकू विमानों के पायलटों ने या इन जेट विमानों के पायलटों ने ये पाया कि ये लोग जब है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो इनके विमानों की गति जो है वो किसी
बाधा स्वरूप या किसी भी हर्डल के कारण प्रभावित होती है, गति जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इनकी गति जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो ये विमान जब इस प्रकार से जाते हैं तो इनकी गति जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब विमान पूर्व से पश्चिम की ओर वापस आते हैं तो इनकी गति घट जाती है। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इन जेट विमानों के जब लगातार लंबे समय तक ये चले, कई वर्षों तक, तो इन्होंने यह पाया कि ऐसा कुछ है, वायुमंडल में ऐसी कोई हवा है या ऐसा वायु का कोई प्रवाह है जो विमानों की गति को प्रभावित करता है कि हम लोग जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो विमानों की गति बढ़ जाती है। अनावश्यक रूप से अगर हम बात करें, नॉर्मल जो गति होती है उससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब हम लोग पूर्व से वापस पश्चिम की ओर आते हैं तो गति घट जाती है। तो अमेरिका से जापान ये जो बम विवर्षक थे, जाते आते थे, तो इनको इस प्रकार से एक वायु का एहसास हुआ या वायुमंडल में ऐसी एक अड़चन का पता चला, जिसको फिर इन लोगों ने क्या नाम दिया? इन लोगों ने पाया, जो जेट विमानों के जो पायलट थे उन लोगों ने पाया कि वायुमंडल की ऊपरी परत में, यानी कि सौमंडल जो है वो सौमंडल की जो ऊपरी परत है, क्योंकि लड़ाकू जेट विमान जो होते हैं वो लगभग 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां पर मौसम बिल्कुल साफ होता है, बादल नहीं होते हैं। तो ये विमान जो है, इन विमानों के पायलटों ने ये पाया कि हमारे जो सौमंडल है उसकी ऊपरी परत में एक सर्पिलाकार हवा चलती है, और इसी हवा को, इसी वायु को इन्होंने नाम दे दिया जेट स्ट्रीम, क्योंकि जेट विमानों की जो गति थी उसको ये क्या कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। तो इनकी खोज जो है वो 1939 से 45 के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों के पायलटों, यानी कि जेट विमानों के पायलटों ने की थी। इन लोगों ने पाया था कि लड़ाकू विमान जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो गति बढ़ जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो गति घट जाती है। तो इस प्रकार की एक हवा है जो कि वायुमंडल में विमानों के लिए अवरोध पैदा करती है। तो ये तो इनकी खोज की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है ये किस प्रकार से गति करती है और इसकी जो क्रिया प्रणाली है वो किस प्रकार से होती है। तो जेट स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सर्पिलाकार हवा होती है। जेट स्ट्रीम एक सर्पिलाकार प्रचंड हवा होती है, हम कह सकते हैं, इस प्रकार से चलती है, सर्पिलाकार। जैसे सरफ इस प्रकार से चलता है, उसी प्रकार से जेट स्ट्रीम जो है ये भी सर्पिलाकार चलती है। और ये जो हवा है गर्मी और सर्दी में जैसे ऊपर नीचे होती है, यानी कि अक्षांश वाइज अगर हम बात करें तो शीतकाल में ये भूमध्य रेखा की ओर बढ़ जाती है, नीचे आ जाती है। ग्रीष्म काल में ये थोड़ी दूर चली जाती है, यानी कि ये जो पवनें हैं वो शीत ठंडे क्षेत्रों में बहना ज्यादा पसंद करती है। इसी प्रकार से वायुमंडल में इनकी ऊंचाई भी कम ज्यादा होती रहती है। इनकी जो ऊंचाई है जिसकी हम बात करेंगे, जेट स्ट्रीम की ऊंचाई क्या है या किस ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम बहती है, तो ये 6 से 12 किलोमीटर के बीच बहती है। कहीं पर इसकी ऊंचाई 6 किलोमीटर भी हो सकती है तो कहीं पर इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर भी हो सकती है। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी जो चौड़ाई होती है वो सैकड़ों किलोमीटर होती है। और ये जो होती है जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम जो है वो एक प्रचंड वायु होती है, यानी कि इसकी गति ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि जेट स्ट्रीम की गति की, तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो है औसतन बहती है। इसकी औसत की अगर हम बात करें तो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से ये बहती है। लेकिन शीत ऋतु में इनकी जो गति है वो सर्वाधिक होती है। शीत ऋतु में इनकी गति क्या है, सर्वाधिक होती है। और कई बार इनकी जो गति है वो बढ़ करके 560 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। यानी कि कई बार इनकी गति जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है, जितनी ज्यादा सर्दी होती है, तो उतनी ही ज्यादा तेजी से जेट स्ट्रीम बहती है। और ये जो है वो एक सर्पिलाकार पवन होती है जो ऊंचाई नीचाई यानी कि ऊंची नीची भी होती रहती है। और ये अक्षांशीय दृष्टि से भी अपना स्थान जो है वो बदलती रहती है। और ये एक प्रचंड हवा होती है जो कि औसतन 120 किलोमीटर और सर्वाधिक 560 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये आगे बढ़ती है। और इस हवा की जो दिशा होती है
कि अगर हम बात करें कि इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। जेट स्ट्रीम जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार बहती है, इसलिए इसे भूमंडलीय पवन भी कहते हैं। ये जो है वो सारा साल लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। शीतकाल में और ग्रीष्म काल में इसकी स्थिति जरूर चेंज हो जाती है, लेकिन बहती कंटिन्यू है। हाँ, ग्रीष्म काल में ये थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, लेकिन शीतकाल में ये उतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ना जरूरी होता है कि जेट स्ट्रीम जो है वो क्यों चलती है। ये अलग अलग क्षेत्रों में चलती है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय जेट स्ट्रीम चलती है, उप ध्रुवीय क्षेत्र में उप ध्रुवीय जेट स्ट्रीम बहती है। हालांकि यहाँ पर हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में किसने बताया था वो एक अलग टॉपिक बता है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून और भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, तो हम लोग केवल वहीं की बात करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या योगदान है या किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो भारतीय संदर्भ में जो जेट स्ट्रीम है उस जेट स्ट्रीम का नाम है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। भारतीय क्षेत्र को या भारतीय जो जलवायु को प्रभावित करती है उसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। ये भारतीय जो जलवायु है, भारतीय जो मानसून है उसको प्रभावित करती है, और एक करती है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम तो एक हम लोग कहें कि अल्पकालीन एक जेट स्ट्रीम होती है जो बहुत कम समय तक चलती है, सारा साल नहीं बहती है। तिब्बत के पठार से जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ करके हिंद महासागर में आकर के नीचे उतरती है, उन्हीं का एक रूप है, उन्हीं को पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये भारतीय मानसून के आगमन के लिए जिम्मेवार होती है। लेकिन जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है ये भारतीय मानसून को, भारतीय जलवायु को, उत्तर पूर्वी जो भारतीय शीतकालीन मानसून है उसको ज्यादा प्रभावित करती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि और भी कई प्रकार की जेट स्ट्रीम होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि ये दोनों भारतीय मानसून को, भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा कि जेट स्ट्रीम हमारे वायुमंडल में, या हम कह सकते हैं कि सौभ मंडल में, जेट स्ट्रीम जो है वो सौभ मंडल में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली एक सर्पीलाकार प्रचंड हवा होती है, जिसकी खोज सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के जेट विमानों के पायलटों द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जेट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है प्रवाह। तो लगातार एक ही दिशा में इस प्रकार की कोई हवा बहती है या इस प्रकार से प्रवाह होता है तो उसको हम प्रवाह कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो है वो अमेरिका के लड़ाकू विमानों के पायलटों द्वारा खोजी गई थी। यह जो स्ट्रीम होती है उसकी गति जो है वो 120 किलोमीटर नॉर्मली होती है, हम गए औसतन होती है, लेकिन इसकी सर्वाधिक गति जो है वो 560 किलोमीटर तक होती है। यह हमारे सौरमंडल में ऊंचाई और निचाई के आधार पर हम बात करें तो कम ज्यादा होती रहती है, इस प्रकार से सर्पिलाकार बहती है। अब भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय मानसून पर जेट स्ट्रीम का क्या इफेक्ट होता है। तो हम लोग बात करते हैं
कि जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय जलवायु को, भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। तो जेट स्ट्रीम की जो स्थिति है, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं जो कि उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम होती है उसके बारे में। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये जो है इसकी स्थिति क्या होती है, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर जान लेते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट स्ट्रीम होती है, इसकी जो स्थिति होती है, इसकी स्थिति की बात करें कि ये कहां बहती है, तो ये शीतकाल में तो 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बहती है, और यह ग्रीष्म काल में 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बहती है। अब इसकी स्थिति चेंज होती है, भाई देख लेना आप लोग। शीतकाल में ये भूमध्य रेखा की ओर आ जाती है, क्योंकि ठंड पड़ती है, भारत के क्षेत्र में ठंड पड़ती है शीतकाल में, तो ये इस क्षेत्र से होकर के भी बहती है। लेकिन जैसे यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो ये फिर खिसक जाती है। तो इसका गर्मी और सर्दी से क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। सर्दी में नीचे आ जाती है भूमध्य रेखा की ओर, और गर्मी में ऊपर चली जाती है। तो ये जो जेट स्ट्रीम होती है उपोष्ण, जिसको हम पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यह जेट स्ट्रीम जो है वो भारत में ऋतु के अनुसार अपनी स्थिति बदलती है, और शीतकाल में इसकी स्थिति जो है वो 20 से 35 डिग्री के बीच होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम का भारतीय जो जलवायु है या भारतीय जो मानसून है उसमें, उसके संदर्भ में शीतकालीन जो हमारी मानसून होती है, उत्तर पूर्वी जिसको मानसून बोलते हैं, उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जेट स्ट्रीम जो है, अब शीतकाल की स्थिति की हम लोग बात करते हैं। शीतकाल में ये 20 से 35 डिग्री बह रही है, तो 20 से 35 डिग्री कहां होता है, तो ये जो क्षेत्र है ये है यहां पर तिब्बत का पठार, और यहां पर ये जो है ये हिमालय की स्थिति है। इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। अब जेट स्ट्रीम जो सर्दी में बहती है, शीतकाल में जो बहती है, उसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो ये इस प्रकार से बहती है 20 डिग्री। 20 डिग्री का मतलब ये उत्तर भारत से होकर के बहती है। इसकी जो शाखा है शीतकाल में, ये जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय से टकरा करके दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसे इस प्रकार से आती है। अब इसकी जो एक शाखा है वो तो इस प्रकार से निकल जाती है, तिब्बत के पठार के उत्तर से होकर के इस प्रकार से, और इसकी जो एक शाखा है वो उत्तरी भारत से होकर के बहती है इस प्रकार से। शीतकाल में जो जेट स्ट्रीम है वो हिमालय से आकर के टकराती है, क्योंकि इसकी स्थिति 20 से 35 डिग्री होती है। 20 डिग्री यानी कि उत्तर भारत से, और 35 मतलब हिमालय के पार करके और तिब्बत के पठार से उत्तर से बहती है। तो शीतकाल में जेट स्ट्रीम की दो शाखाएं हो जाती है, दो शाखाएं। एक शाखा उत्तरी भारत से या हिमालय के दक्षिण से, हिमालय के दक्षिण से बहती है, और इसकी जो दूसरी शाखा है यह तिब्बत या हिमालय के उत्तर से बहती है। उत्तर से बहती है। अब इसकी दो शाखाएं हो जाती है। अब यहां पर जो ये जो स्ट्रीम है, यानी कि जो शीतकाल में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, अब इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब शीतकाल में क्या होता है कि ये जेट स्ट्रीम जो है वो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते भारत आती है, तो ये उस टाइम पे प्रचंड होती है और ठंडी होती है, तो ये उत्तर भारत का जो वायुदाब है उसको बढ़ा देती है। और उत्तर भारत में जब इससे तरफ वायुदाब बढ़ जाता है तो ये जो वायुदाब है वो उच्च वायुदाब का केंद्र बना देती है, और इसी के कारण जो है वो
उत्तर पूर्वी मानसून जो पवने हैं वो, यानी कि इस प्रकार से जो हवाएं हैं वो स्थल से सागर की ओर बहती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के लिए भी ये जिम्मेवार होती है, या हम कहें कि स्थलखंड पर उच्च वायु दाब बनने के कारण हवाएं जो है वो स्थल से सागर की ओर बहने लगती है, तो इसके लिए जिम्मेवार होती है। दूसरी बात, ये जो जेट स्ट्रीम है, पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो है, जो शीतकाल में भारत से होकर के बहती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। यहां पर हम लोग जैसे जाते हैं भारत के बाद में जैसे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, और ईरान के बाद में यहां पर एक सागर आ जाता है, एक समुद्र है यहां पर, और आगे जैसे हम लोग जाते हैं तो जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर पर इस टाइम पे, यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तो इस क्षेत्र में ठंड पड़ती है, यानी कि स्थलखंड पर, लेकिन समुद्र के ऊपर जो ठंड का प्रभाव है वो कम पड़ता है, तो गर्मी होती है। तो गर्मी और सर्दी की, यानी कि ठंडी और गर्म वायु राशियों के मिलन होने के कारण यहाँ पे चक्रवात बनते हैं, जिनको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पे चक्रवातों का निर्माण होता है, और ये जो चक्रवात यहाँ पर बनते हैं, कहां पर? भूमध्य सागर में। इन चक्रवातों को जो जेट स्ट्रीम है वो चक्रवात बन करके, भंवर बन करके ऊपर उठते हैं यहां से, और जो यहां पर चक्रवात बन करके ऊपर उठते हैं, इन चक्रवातों को जेट स्ट्रीम जो है ये इस प्रकार से बहा करके और ले आती है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते भारत ले आती है। और यही चक्रवात जो पश्चिम की ओर से आते हैं और जेट स्ट्रीम के कारण जब ये हिमालय से आकर के टकराते हैं, तो ये चक्रवात उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। ये पश्चिम से आते हैं, इसलिए इन चक्रवातों का नाम पड़ता है पश्चिमी विक्षोभ। इनका क्या नाम है? पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या इनको बोलते हैं WD, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, जो हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में खास करके जो ये क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी भारत, यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, इन राज्यों में, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में ये जो चक्रवात है, जिनको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जिनको हम WD बोलते हैं, ये उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा करते हैं। खास करके ये जो चक्रवात है वो अक्टूबर से अप्रैल तक या मार्च के महीने के अंत तक आते हैं। अक्टूबर से अप्रैल के बीच, यानी कि लगभग अक्टूबर लास्ट में आने शुरू हो जाते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीनों के अंदर इस प्रकार के 7 से 8 चक्रवात भारत आते हैं। कई बार ज्यादा, इस बार ज्यादा भी आए थे। और ये चक्रवात हिमालय से टकरा करके उत्तर पश्चिमी भारत, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, इस क्षेत्र में वर्षा करते हैं। और इसी वर्षा को, जो उत्तर पश्चिमी वर्षा होती है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है, इसी शीतकालीन वर्षा को उत्तर पश्चिमी भारत में, इसी शीतकालीन वर्षा को मावट कहते हैं। मावट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शीतकाल में जो उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। मावट क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो भारत में अक्टूबर से अप्रैल के बीच आते हैं, उनके कारण जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में इस टाइम पे शीत ऋतु के अंदर रबी की फसलें जो है वो होती है। रबी फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों,
इस प्रकार की जो फसलें होती है, ये फसलें इस टाइम पे यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर उगाई जाती है, और इन फसलों के लिए ये जो वर्षा होती है जो शीतकाल में होती है, ये गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करती है। इसीलिए इनको इस वर्षा को, इस शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती, क्योंकि यह रबी की फसलों को ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचाती। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस फसल को फायदा जो है वो शीतकालीन वर्षा के कारण होता है। तो इसमें खास करके गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, या इनसे इसी प्रकार की जो और जो फसलें जो रबी की ऋतु के अंदर इस क्षेत्र में बोई जाती है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है, इसीलिए मावठ कहते हैं। और ये उत्तर पश्चिमी भारत में होती है और पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण। अब एक क्वेश्चन जो पीछे रीड में आया था कि पश्चिमी विक्षोभ कहां पर उत्पन्न होते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ कहां उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ये पश्चिम से आते हैं, इसलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ भारत लेकर के कौन आता है? तो जेट स्ट्रीम लेकर के आती है। और जेट स्ट्रीम कहां? हिमालय से, और हिमालय से टकरा करके ये उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। और हिमालय के जो राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जब इसके कारण वर्षा होती है तो यहाँ पे स्नोफॉल होता है बहुत ज्यादा, और जो मैदानी राज्य है यहाँ पर जब बारिश होती है तो ये फसलों को जो है वो फायदा पहुंचाती है। तो यानी कि शीतकाल में जो जेट स्ट्रीम है वो भारतीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर वायु दाब उच्च कर देती है, यहाँ पर चक्रवाती वर्षा करती है, और इसी के कारण जो है वो यहाँ पे फसलों को फायदा होता है। और जब वायु दाब उच्च हो जाता है तो हवाएं सागर से, स्थल से सागर की ओर बहती है। तो शीतकाल में तो इस हवा का जो है वो ये कार्य होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा किस कारण से होती है, क्यों होती है, वो ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो बात होगी शीतकाल में जब ये 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच बहती है, तो भारत में शीतकाल में इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब हो जाता है, और उच्च वायुदाब के कारण हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती है। अब बात करते हैं ग्रीष्म काल में, कि ग्रीष्म काल में जो जेट स्ट्रीम है ये भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ग्रीष्म काल में इसका क्या प्रभाव है। जब ग्रीष्म काल होता है तो जेट स्ट्रीम जो है इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? कि ग्रीष्म काल में जेट स्ट्रीम जो है जो गर्मी पड़ती है तो ऊपर से होकर के बहती है, फिर इसकी जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है। ग्रीष्म काल में जेट स्ट्रीम 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बहती। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रीष्म काल में ये क्लियरली जो है वो हिमालय के पार इस क्षेत्र से होकर के बहना आरंभ कर देती है। तिब्बत के पठार के उत्तर से या हिमालय के उत्तर से होकर के बहना शुरू कर देती है, और ये उत्तर भारत से विस्थापित हो जाती है। इस क्षेत्र में जो जेट स्ट्रीम है उसका कोई प्रभाव नहीं बचता। तो ग्रीष्म काल जैसे, यानी कि जैसे सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा को पार करके मार्च में जो है वो यहाँ पे इस क्षेत्र में आ जाता है, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर जून, जैसे ही सूर्य मई जून के महीनों में इस क्षेत्र में स्थापित होता है तो गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, और जैसे ही गर्मी पड़नी शुरू होती है तो इस क्षेत्र का वायु दाब जो है वो धीरे धीरे क्या है कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के पार से, यानी कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र है उसके उत्तर से होकर के बहना शुरू कर देती है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस साल जेट स्ट्रीम ज्यादा प्रचंड होती है, या जिस साल ज्यादा पश्चिम विक्षोभ लेकर के आती है, उत्तर भारत में जो है वो सर्दी ज्यादा लंबे समय तक पड़ती है, मार्च तक पड़ती है, उसके कारण क्या होता है कि जेट स्ट्रीम ज्यादा टाइम तक इस क्षेत्र में रुकती है तो लेट विस्थापित हो जाती है। लेट विस्थापित होती है कई बार मॉनसून को लेट कर देती है। यानी कि इसका अभिप्राय ये है कि जेट स्ट्रीम का भारत छोड़ करके जाना जरूरी है। किसके लिए? मॉनसून के लिए। मॉनसून पवनें जो भारत आती है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें, इनके लिए जो जेट स्ट्रीम है उसका भारत छोड़ करके जाना जरूरी है, क्योंकि ये जब 35 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में विस्थापित हो जाती है तो ये जो क्षेत्र है वो खाली हो जाता है, और इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी भारत में, उत्तरी जो भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में निम्न दाब का होना जरूरी है। और निम्न दाब तभी होगा जब ये हवा जो है वो यहां से छोड़ करके चली जाएगी। जब तक ये ठंडी हवा यहाँ बहेगी तो उच्च दाब बना के रखेगी, तो ये निम्न दाब तभी बनेगा जब ये इस क्षेत्र को छोड़ देगी। और ग्रीष्म काल आते ही ये जैसे ही इसको छोड़ करके जाती है तो भारतीय मॉनसून जो है वो भारत की ओर आगे बढ़ती है और भारत में पहुंच जाती है। तो इसका ग्रीष्म काल में भारत छोड़ना
जरूरी है। पहली बात तो ये पश्चिमी जो हमारे जो उपोषण जो जेट स्ट्रीम है उसकी हम बात करते हैं। दूसरी जो जेट स्ट्रीम है उसकी हम बात करते थे कि एक जेट स्ट्रीम और है जो भारत को प्रभावित करती है, उसका नाम है पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम। पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम। अब ये जो जेट स्ट्रीम है जिसको हम पूर्वी बोलते हैं, ये यहां से ऊपर उठती है तिब्बत के पठार पर। जब ग्रीष्म काल में हम लोगों ने बात की थी, जब गर्मी पड़ती है तो तिब्बत का पठार जो है वो इस प्रकार की इसकी स्थिति ऐसी है कि यह जो है वो अपने आसपास के क्षेत्रों से ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। उसके कारण यहाँ का तापमान 2 से 3 डिग्री ज्यादा होता है। जब इसका तापमान ज्यादा होता है तो ये ऊष्मा इंजन यानी कि हीट इंजन की भांति काम करता है और यहाँ से हवाएं, सामान्य हवाएं जो है वो ऊपर उठती है। ये हवाएं जो यहाँ से ऊपर उठती है वो जाकर के हिंद महासागर में नीचे उतरती है। इस प्रकार से जो हवाएं यहां से ऊपर उठती है वो यहां जाकर के नीचे उतरती है। तो यही जो हवाएं जो तिब्बत के पठार से ऊपर उठती है, इन्हीं हवाओं को हम लोग बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम। और ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है ये भारतीय मॉनसून के लिए लाभदायक होती है, यानी कि पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय मॉनसून को गति प्रदान करती है। भारतीय मॉनसून को गति प्रदान करती है यानी कि लेकर भारत आती है, और इनका जो है वो आना क्या है, जरूरी है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गति प्रदान करती है। और ये कहां से उठती है, ये तिब्बत के पठार से ऊपर उठती है। लेकिन जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, पश्चिमी उपोषण जेट बोलते हैं, ये भारत छोड़ करके जाती है तो भारत में मानसून आता है। लेकिन ये उत्तर पूर्वी मानसून के लिए पश्चिमी जेट स्ट्रीम इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि शीतकाल में इस क्षेत्र का वायुदा बढ़ा देती है, उसके कारण उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो मजबूती से आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो जेट स्ट्रीम है उसका भारतीय मानसून में क्या योगदान है वो हम लोग ने जाना कि ये शीतकाल में और ग्रीष्म काल में अलग अलग इफेक्ट डालती है। ठीक है, हम लोगों ने इसकी खोज के बारे में पढ़ा कि इसकी खोज 1939 से 45 के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जेट विमानों के पायलटों ने की थी। उन्होंने पाया था कि वायुमंडल की ऊपरी यानी कि सौरमंडल की ऊपरी परत में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सर्पिलाकार हवा बहती है जो विमानों की गति को बाधित करती है, और इसी हवा की गति 120 किलोमीटर औसतन और अधिकतम 560 किलोमीटर होती है। यह हवा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और भारतीय मानसून पर स्थलखंड के ऊपर जो है वो प्रभाव डालती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई चीज ना समझ में आया आप लोग कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।